एक चीज का और, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो चाहे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो किस बात पर डिपेंड करता है? आपको तो बता दिया था, टेम्परेचर और प्रेशर। तो और चीजों पर डिपेंड करता है, वो कौन सा है? दो और चीज उसमें से, एक है नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्यूट है उस बात पर भी डिपेंड करेगा और कैसा सॉल्वेंट है उस बात पर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, आप सॉल्यूट की बात करते हैं तो पानी में आप शुगर डालें और पानी में आप ये रेत डाल दें, सैंड डाल दें, तो शुगर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, रेत डिजोल्व नहीं होगा। तो सॉल्यूट पर डिपेंड करने लग गया कि नहीं करने लग गया? कि शुगर था तो डिजोल्व हो गया, रेत है तो डिजोल्व नहीं हुआ। दूसरी चीज, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंडेंसी होती है। मान लो पानी ले लो और केरोसिन ले लो, पानी में आप शुगर डालोगे तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन केरोसिन में आप शुगर डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगा। तो ये दो और फैक्टर्स थे जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंडेंसी होती है। बात करते हैं हम राउल्ट्स लॉ, इसकी बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ आज का टॉपिक, राउल्ट्स चल क्या रहा है? सोल्यूशन, सोल्यूशंस में क्या चला रहे हैं? राउल्ट्स लॉ। ध्यान से समझना, हेनरी लॉ की जैसी ही बातें करता है, बस नाम अलग है, थोड़ा सा काम अलग है। राउल्ट्स भाई साहब क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही सेम कहानी कौन बोला? हेनरी ने भी बोला था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हेनरी ने क्या कहा था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय। तो प्रेशर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया था तो KH इनटू काय, यही तो आया था। तो राउल्ट्स लॉ भी यही बोल रहा है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो फिर अलग क्या हुआ? अलग कुछ है? थोड़ा सा अलग है। राउल्ट्स कहता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। राउल्ट्स किसके लिए बोलता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। तो राउल्ट्स लॉ बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट मतलब दो सॉल्यूट और दो सॉल्वेंट इस तरह से मिश्रण, ये दो तरह के सॉल्यूशंस। क्लियर है? दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हेनरी किसकी बात करता था? एक तरह। तो राउल्ट्स क्या कहता है? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, पहले समझना आपके लिए। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर मतलब Vp ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट is directly proportional to component, is directly proportional to, directly proportional to its mole fraction। राउल्ट्स लॉ भी क्या कहता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन। लेकिन राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में बेसिक डिफरेंस कहां आता है? जो हेनरी है वो सिंगल कंपोनेंट्स के लिए, जो राउल्ट्स होता है वो किस कंपोनेंट्स के लिए बात करता है? दो कंपोनेंट्स की बात करता है। राउल्ट्स क्या कहता है? दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है। क्लियर है? तो अगर हम राउल्ट्स की बात करें तो अगर मान लो एक का प्रेशर PA है, दो कंपोनेंट है, तो एक को 1 मान ले, एक को दो मान ले, यानी एक को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? काय A। अगर ये PA है तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन A का हो जाएगा। जैसे प्रोपोर्शनल हटाया, यानी कि प्रोपोर्शनल हटाया, तो प्रोपोर्शनल हटाने के साथ साथ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। वहां कांस्टेंट क्या आता था? KH। यहां कांस्टेंट आता है P0 और ये सेम रहेगा बाय। इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? 1। सिमिलरली जब दूसरा कंपोनेंट आएगा इसको क्या मान ले? PB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? काय B के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या हो जाएगा? P0 B काय B। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दें? 2। इतना समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? अब आपको पता है, क्या पता है? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है डाल्टन्स। डाल्टन्स कहता है सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर।
सभी पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो डाल्टन्स क्या कहता है? डाल्टन्स सम ऑफ partial pressure all partial pressure is equal to टोटल। जितना भी पार्शियल प्रेशर है उन सबको आप ऐड कर दो, किसके बराबर हो जाएगा? टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम टोटल प्रेशर को पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी मतलब टोटल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर एक ए है और दूसरा कितना है? बी। तो क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पीबी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब पी टोटल इज इक्वल टू पीए की जगह क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए का ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए का ए प्लस पीबी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी का बी। हाँ है ना? कोई डाउट है यहां तक? पी ए की जगह पी नॉट ए का ए, पीबी की जगह पी नॉट बी का बी कर दिया। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? सभी पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो अगर हम पी टोटल लिखते हैं तो पी ए प्लस पीबी, और ये पीए की वैल्यू जो हमने रखी है, पीए किसके बराबर होता है? पी नॉट ए का ये ऐसा ये वैल्यू रखी। ये हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट स्टेज। हम पीए प्लस पीबी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब पीए की अगर हमने वैल्यू दी तो पीए की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं ना, तो वो वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। अब आपको एक और चीज पढ़ी है, मोल फ्रैक्शन का सभी का सम कितना होता था? 1। तो अगर हम काइए करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई हो जाएगा कि नहीं? तो हम काइए की जगह 1 माइनस काई भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम क्या कर देते हैं? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। ये हुआ राउल्स लॉ का ऊपर आपको राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ हेनरी लॉ जैसे ही है। राउल्स लॉ हेनरी लॉ जैसे ही है। राउल्स लॉ कहता क्या है? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन या फॉर बाइनरी मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, बीपी का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction। राउल्स लॉ क्या कहता है? अगर दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशंस के, तो हर कंपोनेंट का प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक को हमने मान लिया ए, आप 1 2 कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई ए, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बी। प्रोपोर्शनल हटाए तो क्या आ जाता? पी नॉट ए पी नॉट बी। अब डाल्टन्स क्या कहता है? सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? पीए प्लस पीबी। तो पीटी इज इक्वल टू पीए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए का ए, और पीबी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी का ए। फिर आपने पढ़ा है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर का ए प्लस का बी इज इक्वल टू 1 है तो का ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस का बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब वही हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आपका क्या आ गया? डाल्टन्स राउल्स लॉ। क्लियर है? इसको आप एक बार जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। जो राउल्स लॉ आपने पढ़ा है, कि राउल्स लॉ में आपने कहा कि सर ये पीए पी नॉट ए, ये का क्या मतलब? पीए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बीपी ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट का मतलब है बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने कहा कहीं भी वर्ड आ जाए नॉट, तो नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट। अब हमने कहा पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। तो अब ये सॉल्यूशन ए के लिए है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए, ये प्योर सॉल्वेंट किसका? ए का।
उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। इतना समझ में आ गया। तो कहीं भी नॉट वर्ड लगा हो उसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और उसके पहले अगर सिर्फ जनरल लिखा हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पहले आप ये लिख लो, पीए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, पी नॉट ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पीबी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, पी नॉट बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का मतलब तो पता है ना, सॉल्यूशन मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल रहे हैं। पहले आप इसको लिखो, उसके बाद आपको समझाते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट का क्या मतलब, कौन जानता होगा कौन कौन होगा, ये आपको पूरे सॉल्यूशन में इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखा, ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने यहाँ पानी भर, क्या भर रखा है, वाटर, यानी कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है अभी कि नहीं, सिर्फ वाटर है, इसका मतलब अभी इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट। लिखना मत, अभी ध्यान से समझ लो कि इस चैप्टर में जहां कहीं भी बीपी सॉल्यूशन वगैरह आएगा सब आपको समझ में आएगा। अगर प्योर सॉल्वेंट है वो भी वाटर है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो कितने डिग्री सेल्सियस में इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, 100 में। वेपर्स क्या होते हैं, जब वेपराइज होता है पार्टिकल्स निकलने लग जाते हैं, है ना। तो मान लो यहां जब ये वेपर्स इसमें निकलेंगे, तो अभी क्योंकि वाटर ही है हर जगह, तो वेपर्स कहां से निकलेंगे, यहां से तो निकलेंगे नहीं, कहां से निकलेंगे, वेपर्स ऊपर से निकलेंगे। तो हर जगह से वेपर्स निकल रहे होंगे कि नहीं निकल रहे, हाँ है ना, निकल रहे हैं हर जगह से। ये कौन सी कंडीशन है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसमें हर जगह से अभी वेपर्स निकल रहे हैं। मान लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेपर्स अभी मान लो निकल रहे हैं। कौन सा केस था, प्योर सॉल्वेंट। अब केस नंबर 2, वही सेम बीकर है, इतने ही वाटर मॉलिक्यूल थे जितने यहां हैं, लेकिन इसमें आपने सॉल्यूट मिला दिया, क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे, सॉल्यूट भी कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कैसा, नॉन, ये आपके आ गए क्या, सॉल्यूट, क्या आ गए, सॉल्यूट। कैसे सॉल्यूट है ये, नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, पहले वो समझो। वोलाटाइल का मतलब होता है जो आसानी से इवेपोरेट, और वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल का मतलब जो आसानी से वेपराइज ना हो, जो आसानी से वेपराइज ना हो, जिसको वेपराइज करने में टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे ही हमने ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला, क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि अब ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है कि नहीं बन गया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसका मतलब है क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन गया नहीं बन गया, यहां तक कोई डाउट, पक्का मान ली। हमने कहा पहले प्योर सॉल्वेंट था, इतना समझ में आ गया सबको, वेपर्स निकल रहे हैं, कोई दिक्कत। जैसे इसमें सॉल्यूट मिला, सॉल्यूट का मतलब क्या हो, सॉल्यूट का मतलब कौन सा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में मतलब समझो, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जो आसानी से वेपराइज, जो आसानी से वेपराइज हो जाए, और नॉन वोलाटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो आसानी से वेपराइज ना हो। अब आप देखो, आप सपोज आपके पास पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या था, इवेपोरेट हो रहा था, बॉइल। अब कोई आपने ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर, अब वो कोई भी हो सकता, तो जब आपने यहां मिला दिया तो बॉइलिंग रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी, होगा ये नॉन वोलाटाइल का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, ना समझ में आ गया। तो जब यहां नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया ओवरऑल, हाँ है ना।
लेकिन जब टेम्परेचर आपने उतना ही दिया है तो सिर्फ कौन से निकलेंगे पार्टिकल, ये सॉल्वेंट वाले जो लाल वाले यानी कि वाटर के पार्टिकल से वही बाहर निकलेंगे या सल्यूट वाले निकलेंगे। जब प्योर सॉल्वेंट था तो पूरा जगह से इसका था वाटर वाटर, तो हर जगह से सॉल्वेंट निकल रहे थे नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे सल्यूट आ गया तो क्या अब पूरी जगह सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, कुछ जगह कौन आ गया सॉल्यूट। जहां पर सॉल्यूट ऑक्यूपाइड हो गया तो क्या वहां से वेपर्स निकलेंगे, क्योंकि ये तो वेपराइज हो नहीं रहे हैं। तो अगर मान लो वही सेम फिगर ये है, तो अगर पहले 10 जगह से निकल रहे थे तो क्या वे 10 जगह यहाँ होगी वेपर्स निकल देंगे। अब यहां से निकलेगा लेकिन यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा लेकिन यहां से नहीं निकल पाएगा, यहां से निकलेगा लेकिन यहां से नहीं निकल पाएगा, यहां से निकलेगा लेकिन यहां से नहीं निकल पाएगा, यहां से निकलेगा। आप देखो पहले जहां एक टाइम पर 10 वेपर्स निकल रहे थे अब कितने निकल रहे हैं 5, और ये डिपेंड करता है कितना आपने सल्यूट इसमें ऐड। जितनी जगह पर ये सल्यूट ऐड हो जाएंगे ऊपर आ जाएंगे वहां से ब्लॉक कर देंगे, वहां से वेपर्स निकलने बंद हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर सोल्यूशन में ज्यादा? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा या सोल्यूशन में ज्यादा होगा? जब प्योर सॉल्वेंट है तो कितने वेपर प्रेशर निकल रहे थे एक टाइम पर 10, जब सोल्यूशन बना दिया तब कितने वेपर प्रेशर निकल रहे हैं 5। हमने एक जनरल एग्जांपल, इसका मतलब अब वेपर प्रेशर यहाँ घट गया कि नहीं? तो जो आपने नॉट लगाया है ना, ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज बी मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है तो। नहीं आया समझ में? कोई डाउट? अब आप एक जनरल एग्जांपल, एक दरवाजा है, इस दरवाजे से भी कितने लोग एक साथ निकल सकते हैं? मान लो 2 कितने लोग? 2। अब एक जगह पर जो अमन है वो परमानेंटली खड़ा, अमन एक जगह पर क्या हो गया? परमानेंटली खड़ा हो गया। पहले कोई नहीं था, यानी सिर्फ यहां थे कौन? जाने वाले, आने वाला कोई नहीं। अब प्योर सॉल्वेंट थे, हम समझो जा ही रहे थे, तो एक बार में कितने लोग जा रहे थे? 2 लोग। अब कुछ टाइम के बाद वहां से आने लगे, यानी को समझो सल्यूट। तो जब उधर से आएंगे तो एक जगह एक ब्लॉक को कर दिया नहीं कर दिया, तो अब कितने निकलेंगे एक टाइम पर? एक। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया बढ़ गया? घट गया। तो अब सेम यहाँ देखो प्योर सॉल्वेंट है, हर जगह से वेपर्स निकलेंगे, लेकिन जैसे ही आपने सल्यूट मिला दिया तो ये जगह ब्लॉक कर लिया कि नहीं कर लिया? और जब ये जगह ब्लॉक कर लिया तो क्या यहाँ से अब वेपर्स निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना। और जब यहां से वेपर्स नहीं निकलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट। वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया कि नहीं घट गया? तो हमेशा क्या याद रखना, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा या सोल्यूशन का ज्यादा होगा? समझ में आ गया? भव्य नहीं है समझ में? अच्छे से समझ में आया नहीं है? आप हमेशा याद रखो कंडीशंस लगाई है, नॉट वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपके लेवल में नॉन वोलेटाइल ही आएगा, लेकिन जब आप मेडिकल जेईई में जाओगे तो जरूरी नहीं सिर्फ नॉन वोलेटाइल। अगर बोल दिया वोलेटाइल तब भी वेपर प्रेशर बढ़ जाए। पूछो क्यों? पहले 10 निकल रहे थे, अब ये वोलेटाइल है जी तो इसे भी पहले निकलना चाहेंगे ना, तो 10 तो उसके निकल ही रहे थे, साथ में ये भी जल्दी जल्दी निकलेंगे, पॉइंट और तब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वो केस मेडिकल और जेईई के लिए है। अभी आपके 12th में कौन सा सोल्यूशन मिला जाएंगे आपके लिए? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से इवेपोरेट ना हो, इसका मतलब ये जगह क्या करेंगे? ब्लॉक। और जब जगह को ब्लॉक करेंगे, सरफेस को ब्लॉक करेंगे, तो जहां पर ये आ गए वहां से वेपर्स निकलने बंद, ओवरऑल एरिया कम हो गया ना जहां से वेपर्स निकल रहे थे। नहीं आया समझ में? तो पी नॉट और पी समझ में आ गया? पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गया? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो हमने क्या कहा? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? समझ में आ गया? तो प्योर सॉल्वेंट का हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। पी नॉट ए ग्रेटर, ए तो मतलब ये तो ए और बी दो कंपोनेंट्स के लिए है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी। अगर नॉन वोलेटाइल से ऐड किया है
तो इन नॉन volatile solute क्लियर है? इसको एक बार बनाना है तो बना लो और समझ में आ गया अच्छे से। ये राउल्स लॉ का एक पार्ट है पी नॉट और पी नॉट ए के बारे में बता रहे हैं, पी नॉट और पी के बारे में, ठीक है, कि पी ए और पी नॉट ए में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, इसी पर पूरी कहानी है। जो आगे जो चैप्टर्स भी है ना, जो टॉपिक्स हैं, जो इसी पर चलेगा कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? आपने कहा कि सर हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। राउल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही तो राउल्स लॉ भी कहता है ना। तो फिर ये राउल्स और हेनरी एक क्यों नहीं हो जाते? तो आप कहोगे सर ये एक ही है, दो नाम है, यानी कि राउल्स लॉ इज स्पेशल के साथ हेनरी लॉ, और राउल्स लॉ बराबर हो जाएगा हेनरी लॉ के कौन से कंडीशन में? हेनरी लॉ क्या पढ़ा था आपने? हेनरी लॉ आपने क्या पढ़ा था कि जो P होता है KH फाइव, यही पढ़ा था। राउल्स लॉ में क्या पढ़ा आपने? P इज इक्वल टू P नॉट इंटू काय, यही पढ़ा ना। तो अगर KH यानी हेनरी कांस्टेंट और P नॉट बराबर हो जाए, KH और P नॉट बराबर हो जाए, तो दोनों सेम ही नहीं हो जाएंगे, है ना। तो अगर मान लो P नॉट इज इक्वल टू KH, तो हेनरी और हेनरी इज इक्वल टू राउल्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो आप ये नहीं लिख सकते राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ बिकम्स इक्वल टू हेनरी लॉ व्हेन KH एंड P नॉट बिकम सेम। क्लियर है? तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट चाहे ऐसे करो, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा स्पेशल केस, आपको पता चल जाए कि नहीं पता चल, आप ये जरूर लिख देना राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी, राउल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ जो राउल्स लॉ है हेनरी का स्पेशल केस होता है। क्लियर है यहां तक? समस्या परेशानी? हेनरी भी वही कहता है, राउल्स भी वही कहता है, बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या कहता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो भी हेनरी और राउल्स लॉ के ही आगे इनफैक्ट कॉन्सेप्ट आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ में ही आगे क्या आता है? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना करने के बाद पहले करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, राउल्स लॉ से रिलेटेड, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ में आता है एक आगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आइडियल सॉल्यूशन है और क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करे? फॉलो करे। उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो राउल्स लॉ को भगवान माने, भैया आप जो हो आप ही हो, उसे क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अगर राउल्स लॉ को जो फॉलो ना करे, बोले ना क्या दुनिया में तू ही बस सही है और भी चीजें सही है, गलत भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन
which obey Raoult's, हाँ ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करे, ओबे करे, फॉलो करे, उसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है, समस्या है? अब बेसिक चीज आप सीख लेना, लिखना नहीं है, पहले ध्यान से समझना। आप बताओ, एक है भाई भाई का प्यार, मान लो दो ब्रदर है, उनके बीच बॉन्ड होगा। एक है बहन बहन बहन, दो बहनें बीच आपस में बॉन्डिंग, और एक है भाई बहन, यानी बहन और भाई, क्या होगा? तो आप देखो, भाई भाई का मतलब समझो सल्यूट से, यानी पार्टिकल्स आपस में ही बॉन्डेड होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आपस में बॉन्ड होंगे। बहन बहन समझो सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी आपस में बॉन्डेड होंगे। और भाई बहन का मतलब है सॉल्यूट सॉल्वेंट। नहीं आ समझ में? तो आपके पास तीन तरह की बॉन्ड, एक है सॉल्यूट सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और एक है सॉल्यूट सॉल्वेंट। नहीं आया समझ में? ये तीन तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं? अभी हम आइडियल से पहले इसको समझ रहे हैं, ये आइडियल का ही पार्ट है, नॉन आइडियल आइडियल सब यही समझना है। हमने कहा कितने तरह की बॉन्डिंग है, कितने तरह के बॉन्ड होंगे, तीन तरह। सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में कैसे बॉन्डेड है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में कैसे बॉन्डेड है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड, सॉल्यूट सॉल्यूट को मान लेते हैं हमने बी, तो क्या हो जाएगा, बी बी के बीच में बॉन्डिंग। सॉल्वेंट सॉल्वेंट को मान लेते हैं ए, तो ए और ए के बीच की बॉन्डिंग, और सॉल्यूट सॉल्वेंट को मान लेते हैं बी और ए के बीच। नहीं आया समझ में? तो पहले जितना बॉन्ड, अब आइडियल के बारे में बता रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सॉल्यूट और सॉल्यूट, यानी कि जैसी बॉन्डिंग किसके किसके बीच था, सॉल्यूट और सॉल्यूट, जैसी बॉन्डिंग सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में था, वैसी ही बॉन्डिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के भी बीच में, यानी कि जितना फोर्स यहां बी और बी के बीच में, जितना फोर्स ए और ए के बीच में लगा, उतना ही फोर्स ए और बी के बीच में, जितना ही फोर्स ए और बी के बीच में लग जाए, उस कंडीशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिस्टर और सिस्टर के बीच है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ब्रदर या ब्रदर के बीच है, अगर उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर के बीच हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में? आ गया? कोई डाउट? भव्या पक्का मान लो तीन तरह की बॉन्डिंग है, कौन कौन सी, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, दो ही तरह की बॉन्डिंग, एक सॉल्यूट सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अब हम तीसरा कंपेयर करें, अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बॉन्डिंग भी सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन है। नहीं आ समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं अभी, और अब हम क्या लिख रहे हैं, इसका सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आया, ये सिर्फ समझ। तो आप क्या कहोगे, सर जो इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी इज इक्वल टू ए बी, इंटरेक्शन बिटवीन interaction between AA और BB is equal to AB। समझ में आ गई बात? यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जितना इंटरेक्शन है, उतना इंटरेक्शन किसके बीच में है, मन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, उसको क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट?
तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बी और बी के बीच बना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए और बी के बीच बना होगा कि नहीं बना होगा? हाँ है ना? पक्का? तो हम ये लिख सकते हैं कि जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगा उतना ही एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि चेंज कितने का है एनर्जी, तो आप कहोगे सर चेंज 0 का आया कि नहीं आया? नहीं आया चेंज 0 का। मान लो इसमें एंथैल्पी है x, तो इसमें भी एंथैल्पी कितनी ही आएगी x। तो अगर चेंज की बात करोगे डेल x, तो x माइनस x तो क्या हो जाएगा 0। तो हम एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी का जो मिक्सचर होगा वो 0 होगा कि नहीं? इतना समझ में आ गया? नहीं आ समझ में? मन एंथैल्पी का मतलब है समझो एनर्जी। तो जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी उतना ही इसमें, यानी अगर हम चेंज की बात करें फाइनल माइनस इनिशियल, हमारा फाइनल में बॉन्ड बना, अब फाइनल माइनस इनिशियल होगा और दोनों में क्या है? सेम सेम। तो चेंज कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। रीजन क्या है? जितनी डिस्टेंस इनके बीच में है उतनी डिस्टेंस तो इनके बीच में भी है। तो जब डिस्टेंस सेम तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर यहाँ वॉल्यूम V1 है B, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा B। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। तो डेल बी मिक्सचर भी क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया समझ में? कोई डाउट यहां तक? तीसरा, जब यहां सिर्फ क्या था? प्योर सॉल्वेंट। क्या था? प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर कितने निकल रहे थे? 4, 5, 6। अब इसी में आपने क्या मिला दिया? सॉल्यूट। क्या मिला दिया? पहले किसके किसके बीच बॉन्डिंग रही होगी? सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच। अब हमने सॉल्यूट मिला दिया, तब क्या हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी बॉन्डिंग हो गई। अब पहले किसके बीच बॉन्डिंग रही होगी? मान लो ए ए ए ए, हाँ ना? इन्हीं के बीच बॉन्डिंग रही होगी। अब किसके किसके बीच बॉन्डिंग आ रही? ए और बी, ये भी बॉन्डिंग कर रही। तो जितना टेम्परेचर इन ए को तोड़ने में लगा उतना ही टेम्परेचर इन ए और बी को भी तोड़ने में लगेगा। तो जब जिस टाइम पर ये वेपराइज होंगे उसी टाइम पर ये भी वेपराइज होंगे कि नहीं? क्योंकि बॉन्ड तो सेम ही स्ट्रॉन्ग है, हाँ है ना? तो जितना वेपर्स इस टाइम पर निकल रहा था उतना वेपर्स यहाँ भी अभी भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? तो हम लिख दें वेपर प्रेशर will be remains same। नहीं आया समझ में? और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जांपल उसके लिए रखना के अलावा भी ऑप्शन बता देता हूं। एग्जांपल क्या क्या याद रखना है? बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमो, ठीक है? हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन की जगह एन लिखा होगा, हेप्टेन में भी एन लिखा होगा। एन मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल। ये तीनों एग्जांपल है किसके? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या आपने कहा सर आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो है जो राउल्स लॉ को क्या कर रहा हो? कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। समझ में आ गया? तो हमने कहा आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर है। तो जब इंटरेक्शन सेम होगा तो जितना बॉन्ड इसको तोड़ने में लगेगा, जितना एंथैल्पी इसमें चेंज में आएगी, इतने इसमें आएगी, उतना ही एंथैल्पी इसमें रहेगी। तो जो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल 0 है ना? चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली जितना बॉन्ड इसका डिस्टेंस है उतना इसका भी डिस्टेंस है, तो चेंज इन वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? 0।
तो जितना बॉन्ड ये स्ट्रांग है उतना ये स्ट्रांग है, तो जब ये टूटेगा उसी टाइम पर ये भी टूटेगा, तो जितने पेपर्स यहाँ से निकलेंगे उतने पेपर्स यहाँ से भी निकलेंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर रिमेंस सेम। नहीं आया समझ में? एग्जांपल क्लियर, इनको जल्दी से